गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है और कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए आप। जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एमटीएस, आईबी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन से कम 3 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा, 2-3 क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को तो पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें जी। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें, और दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी करें जी। आप देख रहे हैं लेकिन प्रत्येक चिन्ह के लिए आपको इसी में बाप बना देंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत संयम से आपको देखना होगा, संयम बरतना होगा। एक आपको संजीवनी बूटी यानी जड़ी बूटी की जैसा आपका काम करेगा ये हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं रंजीत क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल को। आप इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसका अगर देखा जाए तो इसका 3:2 है, यानी 3:2 है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है आपका जैसे सबसे ऊपरी पट्टी में गहरे केसरिया रंग का है। इसमें 3 रंग होते हैं, जिसमें ऊपरी में सबसे केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और सबसे नीचे हरी पट्टी, जिसके नीचे जो होती है हरी पट्टी होती है और जिसके केंद्र में 24 तिलियाँ हैं। इसी को अशोक चक्र कहते हैं। 24 तिलियाँ हैं, इसी के अशोक चक्र कहते हैं। ये तो आपका राष्ट्रीय ध्वज से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। देखिए अभी पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई यानी कि 3 और चौड़ाई यानी कि 2। लंबाई आपका 3 फीट होगा, चौड़ाई आपका 2 फीट होगा। लेकिन आप उल्टा पूछ दिया है दोस्तों आपसे कि चौड़ाई, तो चौड़ाई मतलब 2, तो 2:3। तो ऑप्शन नंबर आप समझिए गए होंगे क्या ऑप्शन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2:3 हो जाएगा। तो बहुत बार कन्फ्यूज करके सब क्वेश्चन पूछता है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, संयम बरतिएगा और आपको माइंड को कॉन्सेप्ट के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि ये आपको बिल्कुल इसी वीडियो में कंफर्म हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई 3 होता है ये राष्ट्रीय ध्वज का, चौड़ाई 2 होता है। अगर लंबाई चौड़ाई पूछ देता 3:2 और चौड़ाई लंबाई पूछ देता 2:3। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। अब देखिए जी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य यानी बीच में जो बने हैं धर्म चक्र का रंग क्या है। उस रंग के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो उस रंग के बारे में पूछ रहा है तो उसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला। गहरा नीला जो बीच वाले पूछ रहा है से गहरा नीला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है। एग्जैक्ट हम बोले थे कि 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ऊपर में सबसे कौन सा रंग होते हैं? केसरिया होते हैं। बीच में कौन सा रंग होते हैं? सफ़ेद होते हैं। और नीचे कौन सा रंग होते हैं? तो हरा होते हैं, हरा होता है। और उसका बीच में 24 तिलियां होते हैं, जिसको अशोक चक्र भी कहते हैं। और लंबाई चौड़ाई पूछा जाए तो लेंथ हो जाएगा 3 और ब्रेथ हो जाएगा 2। अगर ब्रेथ और लेंथ पूछा जाए तो 2:3 या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ पूछेगा तो 3:2। अगर धीरे स्पीड बोल रहे हैं तो आप स्लो करके देख लीजिएगा, अगर स्लो बोल रहे हैं तो स्पीड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनाया था तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया बता देते हैं अब इसके बारे में, रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा कि केसरिया ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। बताते हैं किसी रंग का, इस जो तीनों रंग है केसरिया, हरा और सफ़ेद, इसका
क्या मान्यता है, लोग क्या हम लोग को इससे मिलता है। देखते हैं कि केसरिया रंग देश की ताकत बताता है। केसरिया रंग क्या बताता है, जो ऊपर वाला पट्टी है केसरिया रंग देश की ताकत बताता है और साहस को दर्शाती है, ताकत और साहस दर्शाती है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी जो है तो धर्म चक्र और शांति और सत्य को बता सकती है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पीला पट्टी होता है धर्म चक्र का होता है, तो वो जो पट्टी है आपका, सो बीच वाले जो होते हैं सफ़ेद पट्टी होते हैं, वो धर्म चक्र के एवं शांति एवं सत्य का प्रतीक बताता है, जो बीच वाला है जो। और फर्स्ट वाला जो आप लोग को बता ही दिए होंगे या कंप्लीट हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। केसरिया रंग ताकत और साहस और दर्शाता है। और हरा रंग है, नहीं कहता है हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, तो ये बोलते हैं हरा रंग जो है तो देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। मतलब उर्वरता समझ ही रहे होंगे और शुभ विकास के लिए दर्शाता है। वो तीनों को बता दिए। अब हम लोग जस्ट बताए थे कि पिंगली वेंकैया के बारे में, बता देते हैं कि पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। इसे प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया था। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम, अगर इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एंथम और हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय गान को कौन सा है इसमें से, 4 ऑप्शन दिया। वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहाँ से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ये सब कौन सी इसमें है बताना है आपको। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप इसमें कमेंट भी कीजिए कौन सा है। आपको कुछ टाइम के लिए हम टाइम भी देंगे, अगर नहीं तो कॉपी कलम भी लिख कर बैठ जाइए। आप कॉपी कलम से भी आप टिक मारते जाइए और अपना लिखते जाइए, और लास्ट में आपको कितना टोटल आता है उसको भी आप कमेंट कीजिए बॉक्स में कि देखते हैं आप कितने, आपके पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। तो ये जो है इसे आपका 6 का हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, जनगण मन। जनगण मन के बारे में आया, यानी कि राष्ट्रीय गान के बारे में आया। तो राष्ट्रीय गान के बारे में आपको बता देते हैं कि जनगण मन जो है कि जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने के द्वारा बंगाली में रचे गए गान को हिंदी संस्करण है। बताते हैं कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया। इसके पूरे प्रस्तुति में 52 सेकेंड समय लगता है। कहने का मतलब है कि जो जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, इसको जो गाते हैं तो टोटल 52 सेकेंड का टाइम लगता है। 52 सेकेंड में आप इसको पूरा करना है। इसका मतलब कहने का एक लिमिट दे दिया गया है इसका राष्ट्रीय गान के बारे में, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो पूछेगा कि किस भाषा में रचा गया था, तो ये बंगाली में रचे गए थे और इसको जो हिंदी संस्करण हुआ था हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। अभी जस्ट आप लोग बोले कि रविंद्रनाथ टैगोर है, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग आँख मूंद के मार दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कहाँ गाना गाया गया था जन गण मन। तो ये जो गाया गया था सो आपका हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। कहाँ गया था, 1911 कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1911 ईस्वी में इसको गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जाया है। बता दें भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन में को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। देखिए अभी जो हम पीछे बताए हुए हैं क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो क्या ये बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है। अगर नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, एक नहीं अनेक बार पूछ चुका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड। ये आपको पहले ही इसका आंसर हम बता चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसके बारे में मतलब थोड़ा सा 2 लाइन कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है सब वंदे मातरम को कहते हैं। किसको कहते हैं राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। और वंदे मातरम के बारे में 2 शब्द बता देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। जी गीत जो है सब गीत जो आपका है सो संस्कृत में रचा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और गान बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था, लेकिन उसको हिंदी संस्करण हुआ था। और ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था।
इसको और बता देते हैं कि पहली बार गाया कहाँ गया था। अगर रचा गया तो संस्कृत में रचा गया, लेकिन गाया कहाँ गया? और बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा संस्कृत में इसको, संस्कृत भाषा में। तो पहली बार इस गान को कहाँ प्रस्तुत किया गया था, कहाँ से गाया गया था? तो बता देते हैं कि पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इसे उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम का ही ज़्यादा चर्चा की कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया था संस्कृत में। 1986 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था भारत में, और आनंद मंच से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? अब देखो राष्ट्रीय गीत बोल रहा है तो राष्ट्रीय, अभी क्वेश्चन मतलब कहने का जो पहले बताया तुरंत आंसर ही बता रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछ चुका है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट और शेयर करने के लिए बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, आप पे हमको पूरी विश्वास है। भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन की अवधि कितना है? अब इस भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, अब इसमें राष्ट्रीय गान नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय गीत को गाने का अवधि कितना है? इसका जो अवधि से 65 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान बोलता तो 52 सेकेंड, लेकिन गीत बोल रहा है, देखो गीत है गीत और गान है गान, तो गान में 52 और गीत में 65, याद रखिए 13 × 5 = 65, याद रखिएगा 13 × 4 = 52। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो अभी जस्ट ही बोले कि ये जो गाया गया था 1896 में, सॉरी 1886 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्र पहली बार भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। ये पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो ग्रंथ संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों का शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो दैनिक कार्यक्रम जो शुरू प्रसारण होता है वो किससे शुरुआत होता है? तो ये जो होता है सो आपका राष्ट्रीय गीत से होती है, राष्ट्रीय गीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आपका राष्ट्रीय चिन्ह सो लिया गया है आपका शीर्ष भाग से। किस भाग से लिया गया है? शीर्ष भाग से लिया गया है, शीर्ष भाग से लिया गया है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार पूछा है, सो इतना बार पूछा है कि आप गिनती भुला जाइएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। प्रतीक चिन्ह कि सारनाथ का अशोक का सिंह स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950 को। अशोक के स्तंभ पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते केवल सच्चाई की विषय होती है लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें से 4 शेर है जो चारों दिशाओं के ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिसे इसके नीचे एक गोल आकार है जिसे पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। बताता है कि इसके नीचे एक गोल आधार है जिसे पर एक हाथी के, एक दौड़ता घोड़ा और एक सांड और एक सिंह बने हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए, उल्टे लटके और कमल के रूप में है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना होता है। अब इसी से आपका देखिए कितना क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दृष्टिगत नहीं है तो इसमें से आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, हिरन नहीं है। बाकी घोड़ा, सांड, सिंह है। जस्ट बताएं आपको कि इसके नीचे अभी जस्ट हम बताएं कि इसमें 4 शेर जो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। और अभी जस्ट बताया आपको कि ये नीचे एक गोलाधार है जिसके पर एक हाथी और एक दौड़ता घोड़ा और एक सांड और एक सिंह बने हैं। जस्ट बताएं, यही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया आपको। कौन नहीं है? तो इस हिरन नहीं, सिंह, सांड, घोड़ा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देता है?
अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देता है, तो ये जो है आपका से 3 दिखाई देता है, क्योंकि एक तो छिपा हुआ है ना, 3 दिखाई देता है। 4 मत बोलिएगा, ये 4 मत ऑप्शन में मारिएगा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह थे, मतलब कितने सिंह थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो थे आपके 4 थे। कितने थे? 4 थे। भारत के राष्ट्रीय सांवत के रूप में किस सांवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये जो प्रदान की गई है ऑप्शन नंबर बी, शाक सांवत का। शाक सांवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, कौन सा होता है? तो प्रथम मास जानते हैं आप लोग, चैत फागुन जेठ आषाढ़ ये सब होता है। तो हम लोग हिंदू रीति रिवाज से देखा जाए, हिंदू रीति रिवाज से तो आपका चैत होता है, चैत होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि शाक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम जो मास होगा सो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फाल्गुन। क्या होगा? फाल्गुन होगा। अब बताते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको कम से कम 3 मिनट जरूर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में पूरा डिटेल एक ही वीडियो में। भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपका बाघ है, तो बाघ के बारे में बता देते हैं कि ये जो है सो भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे घोषित किया गया है। किस रूप में घोषित किया गया है? तो पशु के रूप में इसे घोषित किया गया है। सॉरी, टेक्निकल इशू आने के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसके बारे में बता देते हैं कि शाही बंगाल बाघ, यानी कि अगर इसको इंग्लिश वैज्ञानिक नाम बोलेंगे बाघ का, तो इसका है आपका कि पैंथेरा टिग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। किस चीज़ में किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। बोलता है कि जो बाघ है से फुर्तीलापन, ताकत और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। एक बात और बता देते हैं, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछती है कि बाघों की सुरक्षा के बचाने के लिए भारतीय सरकार ने कौन सा परियोजना स्टार्ट किया। तो बता देते हैं कि भारत में बाघों की घटती जनसंख्या के कारण अप्रैल 1973 ईस्वी में बाघों की सुरक्षा और उनको बचाने के लिए भारतीय सरकार प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पूर्व देखिए, बाघ से राष्ट्रीय पशु मतलब बाघ के पूर्व क्या था? तो इसका जो था से आपका हो जाएगा सिंह था। क्या था? सिंह। बाघ से पूर्व क्या था? सिंह था, सिंह याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर लिखा है, तो मोर भी कह सकते हैं या मयूर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो आप जैसे भी हो, मतलब जैसे मोर या मयूर, इसका लेकिन वैज्ञानिक नाम एक होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। तो बताते हैं इसको कि भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टस। राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर मनोनीत किया गया है मोर को। आगे बताते हैं कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी, कितना? 26 जनवरी को घोषित किया था। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण कि पूरे देश में पाया जाना भी है। पूरे देश में पाए जाना है, मतलब पूरे देश में पाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय पक्षी इसको घोषित कर दिया गया।
अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलता है। तो ये जो बहुतायत में मिलता है आपका, सो आपका है ऑप्शन नंबर ए, मुरैना में होता है। किस में आता है? मुरैना में। और एक और बता देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद है। बरगद के बारे में बता देते हैं कि जो बरगद का पेड़, इसका इंग्लिश में मतलब वैज्ञानिक नाम बोलते हैं पिकस बेंगोलिसिस को। पिकस बेंगोलिसिस को भारत के राष्ट्रीय पेड़ के रूप में मनोनीत किया गया है। भारत के इसको एक और कहा जाता है कि क्यों रखा गया था इसको राष्ट्रीय पेड़। तो भारत की एकता इस पेड़ की विषैले और गहरे जड़ों को से प्रतिबिंबित होती है। बताता है कि इस पेड़ का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्या? कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है। कि जिसका अर्थ क्या होता है? इच्छाएं करने वाली वृक्ष होती है। और बताते हैं आपको, अब राष्ट्रीय पक्षी हो गया। अब एक राष्ट्रीय नदी के बारे में नहीं बताया। तो राष्ट्रीय नदी के बारे में दो शब्द बता देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी जो है सो गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा है। ये जो है इसे 2510 यानी 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्राचीन समय में हिंदुओं के लिए गंगा नदी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखता है। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर की हिम क्षेत्र में भागीदारी नदी के रूप में भी गंगा को उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।